Hello, learners. I am your tutor. You think study is hard? No. Let's make it easy by watching this video. Today we start our first chapter of physics. That is force and pressure. Have you seen force or pressure? In this video we learn about force. What is force? You see any force? Let's learn about it. Definition of force. Force is an action of a push or a pull on object. यानी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं. Such type of motion is known as force. A force apply on an object can change its velocity. मतलब अगर हम कोई भी फोर्स अगर ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसकी वेलोसिटी चेंज करेगा. जैसे आप इस वीडियो में देखेंगे कि अ मैन पुश अ बॉक्स, यानी बॉक्स की वेलोसिटी चेंज हो रही है. वी कांट सी फोर्स बट वी कैन सी समवन अप्लाइंग फोर्स. हम फोर्स तो देख नहीं सकते, पर हाँ ये ज़रूर देख सकते हैं कि कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है. जैसे कि एक गर्ल रोप को पुल कर रही है. और लेट्स लर्न इफेक्ट ऑफ फोर्स. The effect of force is the outcome that it shows on the object on which it is applied. यानी जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो हमें दिखेगा तो नहीं, बट उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, उस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, तो उसे हम बोलेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स. Let's see various effect of force. As you can see, there are various effect of force. Change in shape and size. Squeezing a lemon change its shape. जब हम लेमन को स्क्वीज करेंगे तो हम देखेंगे कि वो अपना शेप चेंज कर लेता है. Second, change in velocity or change in speed. It's also have 3 subtypes. फर्स्ट है स्टार्ट मोशन. जब कार रेस्ट से मोशन में आती है, स्टार्ट होती है, तो ऐसे मोशन को बोलेंगे स्टार्ट मोशन. व्हेन वी कैच अ बॉल, इट्स ऑलरेडी इन मोशन, देन इट स्टॉप आफ्टर कैचिंग. दिस मोशन इज नोन एज स्टॉप मोशन बिकॉज देन इट इज स्टॉप. थर्ड इज change in direction. Whenever a car turn from the turning point, it can change its direction. Magnitude and direction of force. The amount of force applied on an object is known as its magnitude. यानी जो अमाउंट में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसे बोलेंगे मैग्नीट्यूड. The direction of a force determines the direction in which the force acts. यानी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम राइट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन में मूव करेगा. नेट फोर्स इज सिंपली नोन एज टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स सी सम केसेस अबाउट नेट फोर्स. फर्स्ट, फोर्स इज अप्लाई अलोंग द सेम लाइन एंड इन द सेम डायरेक्शन. फोर्स जब भी अप्लाई होगा सेम लाइन में और सेम डायरेक्शन में, तब दोनों फोर्स का सम करने पर नेट फोर्स की वैल्यू मिलेगी. फोर्स अप्लाई अलोंग द सेम लाइन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन मीन्स फोर्स अप्लाई तो हो रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में. सेम लाइन में है बट अपोजिट डायरेक्शन में, तब दोनों फोर्स का सब्ट्रैक्शन करने पर हमें नेट फोर्स मिलेगा. इक्वल फोर्स अप्लाई अलोंग द सेम लाइन बट इज अपोजिट डायरेक्शन. इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है सेम लाइन में पर डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट. तो जब इन फोर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन वाई, बिकॉज इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, तब हमें फोर्स कैसा मिलेगा, जीरो, बिकॉज इज इक्वल फोर्स इज अप्लाई. नाउ नेट फोर्स इज जीरो, नोन एज बैलेंस फोर्स. जब नेट फोर्स जीरो होगा
तो उसे बैलेंस बोलेंगे। नेट फोर्स इज नॉट जीरो नोन एज अनबैलेंस फोर्स। नेट फोर्स जीरो नहीं है यानी उसकी कोई वैल्यू है तो उसे बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। Let's move towards type of force. There are two type of force, that is contact force or non-contact force. First, contact force, interaction between objects that are in physically contact with one another are called contact force. दो चीजों का इंटरेक्शन फिजिकली उसे बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। Example of contact force. First, muscular force. Force exerted by muscle of living beings. It's known as muscular force. Force exerted by a muscles. It's called muscular force. Second, frictional force. Force that opposes the motion of an object relative to the surface of the another object. यानी ऐसा फोर्स जो फोर्स के अपोजिट में लग रहा हो और वो मोशन को अपोज करे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट that are not in physical contact with one another are called non contact force. यानी फिजिकली वो कांटेक्ट नहीं है एक दूसरे के, उसे बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फर्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स। इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट। ऐसा फोर्स जो मैग्नेट से लगे उसे मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। इट कैन अट्रैक्शन और रिपल्शन, वो अट्रैक्शन भी हो सकता है या रिपल्शन भी हो सकता है। सेकेंड, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। इट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऐसा फोर्स जो ग्रेविटी, जो अर्थ एक्सर्ट कर रही हो ऑब्जेक्ट पर, यानी जैसे कि कोई चीज ऊपर रखी हुई है, वो अर्थ के एक्सर्ट करने के बाद नीचे गिर गई। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा क्योंकि ग्रेविटी जो होती है वो चीजों को अट्रैक्ट करती है, ना कि रिपल। थर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट। जब भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए, उस फोर्स को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, सेम इन द एज अ केस ऑफ मैग्नेट। वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। प्रेशर इज इन पार्ट 2. थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो. टू बी कंटिन्यू. In this video, we learn about pressure. We know that a needle can burst a balloon very easily as compared to our finger. Why this is happen? This is happen because of pressure. The quality is the force acting per unit area is called pressure. यानी फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया पर लग रहा है उसे बोलेंगे प्रेशर। प्रेशर का सिंपल फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया और उसकी एसआई यूनिट है पास्कल। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, lots of things that we use while doing day-to-day activities. Let's learn it one by one. It easier to walk on sand with flat shoes than with pointed heels as the flat shoes exert less pressure on the sand. यानी जितना फ्लैट शूज से हम सैंड पर रन कर सकते हैं उतना हम हील्स पर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो शूज़ का एरिया होता है वो ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम होगा, और हील का एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अगर हम हील से सैंड पर वॉक करेंगे तो हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा।
A sharp knife is preferred to chopping fruits and vegetables as a sharp knife applies force on a smaller area thus exerted greater pressure. यानी कि शार्प नाइफ जो होता है वो इजीली चॉप कर देता है फ्रूट्स और वेजिटेबल को. वाई? बिकॉज शार्प नाइफ का जो एरिया होता है वो कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए चॉपिंग में इजीली हेल्प होती है. प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड. Liquid also exerted pressure. For example, when we fill water on balloon, it's expand because of liquid exerted pressure on the wall of balloon. Tie a balloon to the end of a glass cylinder. Add water gradually to the cylinder from the other end. When water is filled to the height h1 in the cylinder, observe that the bulk in the balloon is smaller as compared to the bulk observed when water is added to height 2. In this, we know that the height of a liquid column affected the liquid pressure at the bottom. यानी कि जितनी हाइट कम होगी बॉटम में उतना प्रेशर कम होगा और जितनी हाइट ज़्यादा होगी बॉटम में उतना प्रेशर ज़्यादा होगा. Pressure exerted by gas. Liquids and gas are collectively called fluid. Hence, the pressure exerted by them is commonly known as fluid pressure. यानी लिक्विड और गैस को साथ में हम बोलते हैं फ्लूइड. अगर वो एक साथ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे फ्लूइड प्रेशर. एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. एयर जो होती है वो वॉल ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करती है. एज इन द सेम केस ऑफ लिक्विड. जैसे हम फुटबॉल में एयर फील करने जाते हैं तो वो एयर क्या होती है फुटबॉल की वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करती है जिस वजह से फुटबॉल ब्लो होता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रेशर दैट वाई because in our surrounding there is an atmosphere and air. The air has a weight and exerted pressure owing to the gravitational force of the earth on the mass of the air. This pressure is called atmospheric pressure. एयर के पास भी वेट है, उसके पास भी मास है, तो वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगी. वाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. और ऐसे प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस प्रेशर इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग. ये प्रेशर स्ट्रॉन्ग होता है बट वो हमें फील नहीं होता. दिस इज बिकॉज ब्लड एंड अदर फ्लूइड इन आवर बॉडी जनरेट एन इंटरनल बॉडी प्रेशर. ये फील क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड है और अदर जो ऑर्गन है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिस वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें फील नहीं होता. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विथ अल्टीट्यूड. हाई एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा. क्यों? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ग्रेविटेशन फोर्स कम होता है तो एयर के मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे. जब एयर ही कम होगी तो एटमॉस्फेयर का भी ज़्यादा कुछ असर नहीं होगा. इसलिए हाई एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम. सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि सी लेवल पर लैंड पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा. ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा तो एयर के मॉलिक्यूल ज़्यादा रहेंगे. इस वजह से सी लेवल पर लैंड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा. आवर एक्सप्लेनेशन इज completed. Now we will solve its exercise in next video. Thanks for watching this video.
Let's start our new chapter of physics, that is motion. Motion means change in position with respect to a given time interval. यानी हम अपनी पोजीशन एक जगह से चेंज कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे बोलते हैं मोशन. नाउ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. इट्स सिंपल कि हम स्ट्रेट रोड पर वॉक कर रहे हैं. When we walk on a straight line or in a straight road, there are two terms that we can see. First, distance, and second, displacement. What is distance? Distance is a path length which we covered. डिस्टेंस क्या है? पाथ की जितनी लेंथ होगी, यानी जितना हमने ट्रैवल किया है, उसे डिस्टेंस बोलेंगे. डिस्प्लेसमेंट, जितना हमने अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस किया. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है. और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी. डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि अगर हम बाइक राइड कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइम पर हमारी जो स्पीड होगी बाइक की वो सेम रहेगी, तो उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन. और अगर हमने एक्सेलरेट किया बाइक को या उसकी स्पीड चेंज की, डिफरेंट टाइम पर अगर उसकी स्पीड चेंज हो गई, जैसे पहले 10 थी तो अब 20 हो गई, तो इस मोशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी वो सेम नहीं है. मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, जहां पर भी रेट की बात आ जाए, मतलब वो चीज को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? टाइम से, विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टाइम. तो अगर मोशन को हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखें तो वो क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगी. यानी नाउ वेलोसिटी. वेलोसिटी इज स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन के हिसाब से जो स्पीड होगी उसे बोलेंगे वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट है यानी वेलोसिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो न्यू टर्म आएगी एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. The SI unit of acceleration is meter per second square. अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है विथ इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल अमाउंट में और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे एक्सेलरेशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म. और अगर इक्वल अमाउंट में नहीं हो रही है और इक्वल टाइम में भी नहीं हो रही है तो उसे बोलेंगे, उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी मोशन जितना भी हमने इस चैप्टर में अभी तक का पढ़ा, तो उसे ग्राफिकली कैसे बताएंगे और अंडरस्टैंड कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे. डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब डिस्टेंस है और उसका टाइम से ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड. डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड. अगर यूनिफॉर्म यानी सेम स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. और अगर नॉन यूनिफॉर्म से कर रहे हैं तो कैसा आ जाएगा ग्राफ? कर्व आ जाएगा, यानी पहले ज़्यादा फिर कम, फिर ज़्यादा फिर कम. वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. अगर मोशन यूनिफॉर्म है यानी सेम स्पीड से जा रहे हैं तो जितना
पहले था उतना ही बाद में होगा। तो लाइन कैसे आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी का टाइम से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पर कैसा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यानी एक्सेलरेट कर तो रहे हैं पर जितना पहले कर रहे थे उतना ही बाद में, यानी सेम एक्सेलरेशन से अगर कार मूव कर रही है, यूनिफॉर्म है एक्सेलरेशन, तो उसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। Now, velocity time graph of an object in non-uniform acceleration, यानी कि अब वेलोसिटी का टाइम से ग्राफ ड्रॉ करते हैं और एक्सेलरेशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है, यानी पहले ज़्यादा फिर कम, फिर हमने ज़्यादा किया फिर ब्रेक लगाई। इक्वेशन ऑफ मोशन, देयर इज अ 3 मेन इक्वेशन ऑफ मोशन and it is very important. First, v is equal to u plus at. Second, s is equal to ut plus 1/2 at square. And third, 2as is equal to v square minus u square. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी अब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन, जैसे एक फैन परफॉर्म करता है। कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t। 2πr वाई? बिकॉज इट इज अ फॉर्मूला ऑफ circumference. When any object performs circular motion, there is a circumference, not distance. That distance is known as circumference, and the formula of circumference is 2πr. Today we learn our chapter force and laws of motion. What is force? You see any force? Let's learn about it. Definition of force. Force is an action of a push or a pull on object. यानी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं, सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज फोर्स। A force apply on an object can change its velocity. मतलब अगर हम कोई भी फोर्स अगर ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसकी वेलोसिटी चेंज करेगा। जैसे आप इस वीडियो में देखेंगे कि अ मैन पुश अ बॉक्स, यानी बॉक्स की वेलोसिटी चेंज हो रही है। We can't see force but we can see someone applying force. हम फोर्स तो देख नहीं सकते पर हाँ ये ज़रूर देख सकते हैं कि कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, जैसे कि एक गर्ल रोप को पुल कर रही है। नेट फोर्स इज सिंपली नोन एज टोटल फोर्स। नाउ नेट फोर्स इज ज़ीरो नोन एज बैलेंस फोर्स। जब नेट फोर्स ज़ीरो होगा तो उसे बैलेंस बोलेंगे। नेट फोर्स इज नॉट ज़ीरो नोन एज अनबैलेंस फोर्स। नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है यानी उसकी कोई वैल्यू है तो उसे बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। There are 3 main laws of motion which given by Newton. First law of motion. An object at rest remains at rest and an object in motion remains in motion at constant speed. यानी जब तक कोई फोर्स, अनबैलेंस फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं हो जाता तब तक अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा ऑब्जेक्ट, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा।
Now, inertia and mass. Mass is a simple, all objects have a particular mass. What is inertia? If an object at rest, it tends to remain at rest. If it is moving, it tends to keep moving. यानी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उससे रेस्ट में रखने की टेंडेंसी, और या तो अगर वो मोशन में है तो उसे मोशन में रखने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया. Second law of motion, it states that a rate of change of momentum is directly proportional to force. यानी कि changing in momentum किसके proportional है? Directly force के. और momentum क्या है? Momentum is equal to mass into velocity. Mathematical formulation of second law of motion. The change in momentum means final momentum minus initial momentum. The formula of momentum is mv. So mv minus mu. Now m को कॉमन निकाल लेंगे तो v minus u. The rate of change of momentum is directly proportional to m multiply v minus u upon t. T why? Because rate. When there is a rate, there is a time. Force is directly proportional to m into v minus u upon t. जब हम कोई प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है, तो फोर्स इज इक्वल टू के एम into v minus u upon t. v minus u upon t acceleration. So F is equal to k m a, and here the value of k is 1. तो फॉर्मूला क्या आएगा? F is equal to ma. This is the second law of motion. The SI unit of force is Newton or kg meter per second square, which is denoted as a symbol N. Third law of motion. It is very simple. It states that every action has equal and opposite reaction. यानी हर एक्शन का इक्वली और अपोजिट रिएक्शन होता है. जैसे कि हम अगर फॉर एग्जाम्पल गन को फायर कर रहे हैं, फायरिंग ऑफ गन, सो जो गन में से बुलेट निकलेगी वो तो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, पर जो गन होगी वो थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. बिकॉज दिस लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. Our explanation is completed. Now we will solve its exercise in next video. Thanks for watching this video. Now our new chapter of biology. The fundamental unit of life is cell. It is very important in the history of science. Cell was found by Robert Hooke. सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसे हम बोलते हैं लिटिल रूम. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. All organisms that we observe around are made up of cell. A single cell may constitute a whole organ, as in amoeba, Chlamydomonas, and Paramecium. These all organisms are called as unicellular organism. यानी सिंगल सेल के भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनस और पैरामीशियम. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी यूनि यानी वन, और वन सेल के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसे बोलेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. When many single cell have different function in it to the form various body part in multicellular organism. यानी many singular cell जो होते हैं वो different function perform करते हैं हमारे various body parts बनाने में. All cell thus come from
pre-existing cells. The shape and the size of cells are related to the specific function they perform. यानी कि जो सेल का शेप और साइज होती है वो किसके बेस पे बना होता है, उस बेस पे जिस बेस पे वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप. अमीबा जो होता है ना वो अपना शेप चेंज करता है, बट सम इज फिक्स्ड इन शेप. फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स हैव अ टिपिकल शेप. अमीबा जो होता है वो अपना शेप चेंज कर सकता है, पर कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो अपने शेप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे नर्व सेल जो होते हैं जो ब्रेन में जाते हैं उनका एक टिपिकल शेप होता है. ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन. दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. यानी जो हर एक सेल का फंक्शन अलग अलग है, जिस तरह हर ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन का फंक्शन अलग अलग है. 3 features in almost every cell, and it is very important features, that is plasma membrane, nucleus and cytoplasm. We learn it one by one. Let's start from plasma membrane. This is the outermost covering of the cell that separates the content of the cell from its external environment. यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, एक सेल की कवरिंग है जो सेपरेट करती है सेल के पार्ट से किसको, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल ऑफ द सेल. यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो अलाउ करती है कि कौन सा मटेरियल सेल के अंदर आएगा, कौन सा मटेरियल सेल के बाहर जाएगा. इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल. और अगर कोई मटेरियल है अनवांटेड अननेसेसरी मटेरियल अगर सेल के अंदर आ रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो उसे अंदर आने से रोकेंगी. क्यों? क्योंकि वो आउटर कवरिंग है. इसलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे हम क्या बोल सकते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. यानी वो किसी किसी को ही अंदर आने का अलाउ करती है. Diffusion means movement of substance from its higher concentration to its lower concentration. यानी सब्सटेंस का मूवमेंट उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ऑस्मोसिस. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis. Osmosis भी सेम एज डिफ्यूज़न है कि सब्सटेंस का मूव हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होगा, बट यहाँ पर एक टर्म है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. अगर वो मेम्ब्रेन अलाउ कर रही है तो ही वो मूव करेंगे सब्सटेंस, वरना नहीं करेंगे. तो इसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस. What does mean by hypotonic solution, isotonic solution or hypertonic solution? Let's learn about it. सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट सॉल्यूट और सेकंड सॉल्वेंट. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी हम अगर लर्न करना चाहें तो हम सॉल्यूट को ले लेंगे कि सॉल्यूट अगर कम है तो वो होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपो मीन्स कम, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी अगर सॉल्यूट ज़्यादा है सॉल्वेंट कम है तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपर मीन्स ज़्यादा. आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी कोई मूवमेंट ही सेल में नहीं हो रहा है, दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो उसे बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन. यानी सॉल्यूट भी सेम है और सॉल्वेंट भी सेम है. आइसो मीन्स सेम. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी हुई होती है, लिक्विड्स की और प्रोटीन की. सेल वॉल. सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बैक्टीरिया, आर्कीज, फंजाई एंड algae. सेल वॉल जो होती है ना वो और एक कवरिंग है सेल की, पर कहाँ होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होती है.
प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स, सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो क्या करता है? प्लांट को मजबूती देता है। जब लिविंग प्लांट सेल वाटर लूज करने लगे अपने सेल में से, और सेल कैसा हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। दिस फेनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो होता है उसकी एक कवरिंग होती है डबल लेयर की, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Nuclear membrane has pore which allow the transfer of material from inside the nucleus to outside। अब जैसे सेल मेम्ब्रेन में भी था वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी क्या होते हैं? पोर्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। The nucleus contains chromosomes which are visible as a rod-shaped structure only when the cell is about to divide। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम जो हमारा जेनेटिकल मटेरियल है, पर वो कब दिखेगा? जब सेल का डिवीजन होता है, सेल डिवाइड होते हैं, तब हमें माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। Chromosome contain information for inheritance of character from parents to the next generation in the form of DNA molecule। क्रोमोसोम क्या करते हैं? जैसे मैंने कहा जेनेटिकल मटेरियल है, तो वो इनहेरिटेंस यानी कैरेक्टर्स जो है पेरेंट्स के, वो नेक्स्ट जनरेशन में हेल्प करते हैं एज द फॉर्म ऑफ DNA molecule। क्रोमोसोम आर कंपोज ऑफ DNA एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम किससे बने हैं? DNA से एंड प्रोटीन। DNA molecule contain the information necessary for constructing cells। अब DNA क्या है? DNA एक ऐसा इंफॉर्मेशन सेंटर है जहाँ पर सारी नेसेसरीज इंफॉर्मेशन होती है सेल को बनाने में। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ DNA आर कॉल्ड जीन्स। यानी एक एक फंक्शनल, अलग अलग टाइप के फंक्शनल के जो सेगमेंट्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं? जीन। द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस बाय which a single cell divide and form two new cells। इम्पोर्टेंट रोल है सेल डिवीजन में, यानी न्यूक्लियस ही है जो हेल्प करता है सेल को डिवाइड होने में। जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उसे बोलेंगे प्रोकैरियोटिक्स, और जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो उसे बोलेंगे यूकैरियोटिक्स। जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनाइज है वो यूकैरियोटिक में तो है पर प्रोकैरियोटिक में नहीं है। साइटोप्लाज्म, अ लार्ज रीजन ऑफ इस सेल एनक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी वाटरी मटेरियल है उसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म। इट इज द फ्लूइड कंटेंड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो क्या है? फ्लूइड है। वायरस लाइक एनी मेम्ब्रेन एंड नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग अनटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी। वायरस जो है उसे हम जब तक वो बॉडी में एंटर नहीं हो जाता उसे लिविंग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पास ना ही मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है। अगर जब वो लिविंग बॉडी में एंटर करेगा तब वो उस सेल का शेप एज्यूम कर लेगा। Endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum is a large network of membrane-bound tube. There are two types of endoplasmic reticulum. First is RER and second is SER. RER means rough endoplasmic reticulum and SER means smooth। RER रफ है तो रफ वो इसलिए है कि उसके ऊपर राइबोसोम्स है, और स्मूथ इसलिए है कि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं है। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। अब राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड इंपॉर्टेंट फॉर द सेल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स है तो राइबोसोम प्रोटीन बनाएंगे, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा? वो बनाएंगे फैट्स और लिपिड्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक फंक्शन है किस चीज़ के लिए? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। नाउ गोल्जी apparatus।
Golgi apparatus first discovered by Camillo Golgi. Membrane-bound vesicles arrange approximately parallel to each other. Membrane-bound vesicles parallelly arrange है एक दूसरे के, तो उसे क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी. This connect with ER. ये किससे कनेक्ट होते हैं? ER से. Functions of Golgi is to packaging material of endoplasmic reticulum. इसका फंक्शन क्या है? ये एक पैकेजिंग का काम करता है. Now lysosomes. Lysosomes are membrane bound sac. ये भी एक membrane bound sac है. Lysosomes are a kind of waste disposal system of the cell. ये क्या करती है? जितना भी वेस्ट होता है सेल में से उसको निकालने में हेल्प करते हैं. Lysosomes able to dispose because they contain powerful digestive enzyme capable breaking down all organic material. लाइसोसोम्स के पास क्या होता है? लाइसोसोम्स के पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो डिस्पोज करती है मटेरियल को. When the cell get damaged, lysosome may burst the cell. यानी जब भी सेल डैमेज हो जाए तो लाइसोसोम्स क्या करती है? उसे ब्रस्ट कर देती है. Therefore, lysosomes are known as suicidal bag of the cell. इसलिए लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं. Mitochondria. Mitochondria are known as the powerhouse of the cell. Mitochondria क्या है? Powerhouse है सेल का. क्यों? Because the energy required for various chemical activities need for the life is released by mitochondria in the form of ATP. यानी जितनी भी एनर्जी सेल को रिक्वायर्ड है वो कौन बनाता है? Mitochondria in the form of ATP. ATP means adenosine triphosphate. ATP is known as the energy currency of the cell. ATP क्या है? जैसे हमारी करेंसी होती है वैसी ही एनर्जी करेंसी है सेल की. Mitochondria have their own DNA and ribosomes. Mitochondria के पास अपना खुद का DNA भी होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं. Therefore, mitochondria are able to make some of their own protein. उसके पास राइबोसोम्स है तो वो अपना खुद का प्रोटीन बनाता है. Mitochondria have two membrane covering. Mitochondria में दो मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है. Plastids. Plastids are present only in plant cell. There are two types, chromoplast and leucoplast. Chromoplast means कलर वाला और ल्यूकोप्लास्ट मीन वाइट और कलरलेस. क्रोमोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल है तो वो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा. क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट. अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली ऑर्गेनेली इन विच मटीरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर. ल्यूकोप्लास्ट एक स्टोरेज सिस्टम है, इसलिए उसमें क्या स्टोर होता है? स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन. वैक्यूल्स. वैक्यूल्स क्या है? एक स्टोरेज सैक है यानी एक स्टोर हाउस है. वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल बट वेरी लार्ज साइज इन प्लांट. वैक्यूल एनिमल में छोटे छोटे होते हैं पर प्लांट में एक बड़ा वैक्यूल होता है. क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो सब्सटेंस स्टोर करना होता है वो वैक्यूल्स में होता है. अब रात में तो प्लांट फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर सकते, इसलिए वैक्यूल्स में से वो मटेरियल यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं. In plant cell, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. vacuoles और हेल्प करता है. क्या करता है? प्लांट में वो टर्जिड होता है यानी पूरा फुला हुआ होता है, तो वो क्या करता है? प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. In single cell organism like amoeba, the food is stored in vacuoles. अब अमीबा में क्या होता है? इसमें तो सिर्फ मटेरियल स्टोर रहता है बट अमीबा में पूरा फूड जो होता है वो वैक्यूल्स में स्टोर होता है.
ये जितने भी ऑर्गन की बात की हमने सेल के, वो क्या क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करवाते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, वेस्ट को क्लियर करते हैं और न्यू प्रोटीन बनाते हैं सेल का। सेल डिवीजन, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। यानी ऐसी प्रोसेस जिससे नए सेल्स बनते हैं उसे बोलते हैं सेल डिवीजन। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन, फर्स्ट माइटोसिस एंड सेकंड मियोसिस। माइटोसिस उन सेल में होता है जो बॉडी के ग्रोथ के लिए होते हैं, जैसे सोमेटिक सेल्स, और मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं, यानी जर्म सेल्स में। माइटोसिस सेल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहते हैं और मियोसिस के सेल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। माइटोसिस के सेल डिवीजन में 2 न्यू सेल बनते हैं और मियोसिस के सेल डिवीजन में 4 न्यू सेल्स बनते हैं।